अपने अपने विद्यालयों से उपस्थित हो चुके हैं अपनी मैम लोगों के साथ। तो आप लोग जो भी तैयारी करके आए हैं, आप अपना प्रदर्शन कर सकते हैं। जो भी योगासन आपको आता है, जो भी प्राणायाम आपको आता है, तो सारे बच्चे जो हैं अपने अपने मोबाइल से जुड़ते हुए, बस आप लोगों को अपना माइक्रोफोन ऑन नहीं करना है, ये ध्यान रखें। आपको देख रहे हैं, वीडियो अपना ऑन कर दीजिए, जैसे आप लोगों ने, कुछ बच्चों ने किया हुआ है, लेकिन आप माइक्रोफोन ऑन नहीं करेंगे। तो शुरू कर देंगे। कुछ ये बिटिया दिखाई दे रही, नाम एक बार नाम बोल दो बेटा अपना। मैम। हाँ, अभिमन्यु। मैम मैं कुछ बोलना चाहता हूँ। हाँ, कुछ बोलना चाहते हो बेटा, लेकिन आपकी आवाज क्लियर नहीं है। आप, मुझे लगता है ठीक से काम नहीं कर रहा। मैम मैं 2 मिनट के लिए कुछ बोलना चाहता हूँ। जल्दी बोलो, शुरुआत कर लेते हैं तुमसे। सभी को मेरा प्रणाम। मेरा नाम अभिमन्यु कुमार है। मैं आठवीं का आवाज नहीं आ रही बेटा, छात्र सिग्नल प्रॉब्लम लग रही है। राजकीय पूर्व माध्यमिक विद्यालय। आपको योग के लाभ से परिचित कराना चाहता हूँ। बेटा आपकी बहुत ज्यादा सिग्नल प्रॉब्लम है, आवाज बिल्कुल भी नहीं आ रही है। अब आ रही है? अब आ रही है, बोलो। यस मैम। अब जब विद्यार्थी जीवन के संदर्भ में आ गए तो विद्यार्थी जीवन हेतु योग क्रियाएं उतनी ही महत्वपूर्ण होती है कि जैसे मरुभूमि में जल की आवश्यकता होती है। वास्तव में आज वर्तमान समय में देखा जाए तो विद्यार्थियों के लिए योग बहुत ही लाभदायक माना गया है। इससे विद्यार्थियों के मन मस्तिष्क में स्थिरता आती है और विद्यार्थियों को अपनी पढ़ाई में ध्यान केंद्रित करने में भी पूर्ण रूप से सहायता मिलती है। योग के चमत्कार को तो पूरी दुनिया ने स्वीकार किया है। इसी वजह से दुनिया के अधिकांश देशों में योग शिक्षा को अनिवार्य किया गया है। योग विशेषकर छात्र विद्यार्थी जीवन के लिए आवश्यक है, क्योंकि विद्यार्थी जीवन ही भविष्य तय करता है। और वैसे भी योग तो सभी को समान रूप से लाभ प्रदान करता है। इसलिए योग का अभ्यास तो सभी को करना चाहिए। और हाँ, एक बात गौर करने वाली है कि योग शिक्षा जितनी कम उम्र से ही ली जाए, उतना ही शरीर को ज्यादा लाभ पहुंचती है। आजकल तो विद्यार्थियों को पढ़ाई और प्रतियोगिताओं का बोझ तो बचपन से ही उठाते ही उनमें जीत की ऐसी भावना भर दी जाती है कि जब वो हारते हैं तो खुद के हार को बर्दाश्त नहीं कर पाते हैं और अपना आत्मविश्वास खो बैठते हैं। साथ ही अपने दिल दिमाग से भी कमजोर हो जाते हैं। इसलिए विद्यार्थियों को प्रारंभ से ही अनिवार्य तौर से योग से विद्यार्थियों की सहनशीलता बढ़ती है और मन अभिमन्यु आपकी आवाज क्लियर नहीं है बेटा। योगाभ्यास से मन मस्तिष्क आपकी आवाज क्लियर नहीं है। और अभी हमारे बीच में डिम्पल, आप, ये अभिमन्यु जो है गलजवाड़ी उच्च प्राथमिक विद्यालय से हैं। और हाँ, और अब हमारे बीच में दूसरी बिटिया दिखाई दे रही है, डिम्पल। बेटा माइक्रोफोन ऑन करके अपना विद्यालय का नाम बताओ और अपना नाम बताओ। अपना नाम बताओ बेटा और अपने विद्यालय का नाम बताओ। माइक्रोफोन ऑन करो बेटा, माइक्रोफोन, अपना फोन ऑन करो। योगा के बाद बोल।
बेटा माइक्रोफोन ऑन करो, माइक्रोफोन। जोर से बोल। सर यहाँ को बैठ। पवित्रा रावत जो है उनका, अच्छा हाँ ये मेरे नाते है लड़की को। अच्छा अच्छा बेटा ठीक। चल बोल चल ओम बेटा ओम जी ओम थैंक यू जी बेटा, सेम टू यू। हाँ बोलो डिम्पल, अपना ये माइक्रोफोन ऑन करो। ये जो आपको एक स्पीकर टाइप का दिखाई दे रहा है उसमें रेड लाइन खिंची हुई है, उसको टच करो। हाँ ओम तो बोल 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 क्या बताना चाहिए ओम। मैं अपना वो दिखाना चाहती हूँ। अरे बोल जो करना कर जो आता डिम्पल चलो अब योगाभ्यास करके दिखा दो फिर। दिखा दिखा नहीं, आपका पता नहीं चल रहा आप कौन से विद्यालय से हैं। बता। और इधर पवित्रा रावत जी के यहाँ से उनका नाती वो दिखा रहा है योगाभ्यास कर। ओम विष्णु कर सर ने दिखा। गुड 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 गुड। डिम्पल हाँ बोलो। Ma'am, my name is Dimple. My हाँ। school name is CNI Girls Inter College, Rajpur Road, Dehradun. क्या अब आप क्या दिखाना चाह रही हैं? Ma'am, yoga. आसन ना, तो अब माइक्रोफोन म्यूट कर दो बेटा, अब दिखाओ। डिम्पल अब कोई आसन करके दिखाओ बेटा। आसन करके दिखाओ, कोई भी एक आसन, हलासन, चक्रासन, ताड़ासन, धनुरासन, कोई भी। थपलियाल जी, थपलियाल जी, जी सर। उधर मैडम जुड़ेंगी तो ध्यान रखना है, बता देना। मैं जुड़ गई हूँ। हाँ सबको नमस्कार। हाँ मैडम प्रणाम प्रणाम मैडम। प्रणाम मैम आपको, मैम बहुत बहुत प्रणाम। पुष्पा गुसाई मैम प्रणाम। धन्यवाद बहन जी, बहुत बहुत। अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। ओम ओम ओम। आदरणीय बहन पुष्पा जी को और पूरी टीम को, पूरे योग ग्रुप में जुड़े हुए सभी भाई बहनों को अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। बहन एक बात कहना चाहती हूँ, हमारी कक्षा की सारी बहनें लगभग हमारे यहाँ पर पहुंच रही हैं। इन सब की ओर से आपको बहुत बहुत ओम शुभकामनाएं। और कमला जी अभी थोड़ा सा अब हाँ ठीक है, हमारे बीच में हमारे विभाग से, हमारे पूरे शिक्षा विभाग से कहूंगी, हमारी डायरेक्टर मैम जुड़ी हुई हैं, तो जो है अब थोड़ी देर बाद। हाँ मैम शुरू करते हैं। हाँ हाँ सर, मैं वही कहना चाहता हूँ। प्राचार्य जी भी जुड़ गए होंगे ना? जी जी। भारत स्वाभिमान पतंजलि योग समिति की तरफ से सबको अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। थपलियाल जी प्राचार्य जी जुड़े हैं? देखते हैं सर। अभी नहीं जुड़े सर। फोन करिए तो। मैं फोन कर सभी भाई बहनों से निवेदन रहेगा, सभी भाई बहनों से निवेदन रहेगा कि अपने माइक्रोफोन प्लीज आप ऑफ कर दीजिए। और जैसे महर्षि पतंजलि ने कहा है अथ योगानुशासनम, तो सभी जो है योग के प्रैक्टिस में जाने से पूर्व ही अनुशासन का ध्यान रखेंगे। और सबसे पहला अनुशासन है हमारा
अपने अपने माइक्रोफोन को ऑफ कर देना। केवल वही बोलेंगे जिनको बोलना है और वही दिखाई देंगे जिनको दिखना है। बीच में हम, क्योंकि बहुत ज्यादा स्ट्रेस आता है, तो सभी ध्यान रखें इस बात का। और जो प्रोटोकॉल है, प्रोटोकॉल विशेष रूप से जैसे योग दर्शन का प्रोटोकॉल है, हमें ध्यान रखना है सबसे पहले अनुशासन का। तो माइक्रोफोन ऑफ कर देंगे, कोई भी आवाज नहीं आएगी और बीच में कोई भी नहीं बोलेंगे। ये मेरा आप सबसे विनम्रता पूर्वक आग्रह है। कपड़े दियो। गायत्री भाटिया जी अपना माइक्रोफोन ऑफ कर दीजिए। गायत्री भाटिया जी माइक्रोफोन ऑफ कर दीजिए। और गैलेक्सी करके है M20, गैलेक्सी M11, ये भी ऑफ कर दीजिएगा प्लीज, रिक्वेस्ट है आप लोगों से। पवित्रा रावत जी आप भी अपना माइक्रोफोन ऑफ कर दीजिए। राजीव पानखरी जी सर आप भी माइक्रोफोन ऑफ कर दीजिए। और राकेश चंद्र जखमोला जी सर आप भी अपना ये फोन ऑफ कर दीजिए, माइक्रोफोन। कमला बहन आपका भी माइक्रोफोन ऑन है, कृपया ऑफ कर दीजिए। मैम इसको जो है ना होस्ट के से ही ऑल म्यूट कर दीजिए आप। जी सर प्रणाम। और नमस्कार जी सर नमस्कार। प्रणाम सर प्रणाम। हाँ थपलियाल सर आप ऑफ कर दीजिएगा अपने यहाँ से जो भी फोन। मैडम अपने आप को अनम्यूट कीजिएगा, सबको म्यूट कर दिया था तो आप भी म्यूट हो गए थे। सर प्रारंभ करते हैं, प्रारंभ किया जाए। कुसाई मैडम टाइम हो गया ना, प्रारंभ किया जी जाए। सर जी बिल्कुल सर जो है समय हो चुका है। आप सभी भाइयों का बहुत हार्दिक हार्दिक अभिनंदन है। और अभी जो है मैं रिक्वेस्ट करूंगी हमारे बहुत के श्री सुरेश चंद्र पोखरियाल जी, उनसे मेरा निवेदन है कि वो अब मंच का संचालन करें। सुरेश चंद्र पोखरियाल जी। धन्यवाद मैम, सबको नमस्कार। एक बार सबसे पहले परमपिता परमेश्वर को याद कर लेते हैं। मेरी आवाज आ रही है? 227 लोग जुड़े हैं। जी सर। मेरी आवाज आ रही तबला जी? जी सर जी 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 जी। और सर एक संदेश सबसे पहले सर जी, ये YouTube चैनल से भी जुड़ा हुआ है हमारा, डाइट देहरादून के नाम से। और जो लोग अगर वहां भी देखना चाहें, यहाँ नहीं जुड़ पा रहे हैं तो वहां देख सकते हैं। तो वहां देख सकते हैं। देहरादून, ठीक है, ठीक। हाँ YouTube चैनल डाइट देहरादून करके यूट्यूब चैनल है, उस पर देख सकते हैं। तो एक बार भगवान ईश्वर को याद करते हैं। वर्णानाम अर्थ संघानाम रसानाम छंदसामपि मंगलानाम च कर्तारो वंदे वाणी विनायको। ओम विश्वानि देव सवितर दुरितानि पराशुभ यद्भद्रम तन्न आशुभ। ओम शांति। आप सभी का इस मंच पर स्वागत है। आज 7वां अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस मनाने के लिए हम सब लोग इस मंच पर जुड़े हुए हैं। बड़े गौरव का क्षण है हमारे लिए। हमारी ऋषि परंपरा को पूरे विश्व ने मान्यता दी है और इसी परंपरा को हम लोग आगे बढ़ा रहे हैं। सर्वप्रथम जनपद के से जुड़े हुए सभी प्राथमिक, उच्च प्राथमिक और माध्यमिक शिक्षकों, अभिभावकों, छात्रों का मैं इस मंच पर स्वागत करता हूं। शिक्षा विभाग के अपने जनपदीय और विकास खंड स्तर के अधिकारी, उप शिक्षा अधिकारी गणों का मैं स्वागत करता हूं। साथ ही डाइट परिवार जो अपना जुड़ा हुआ है, जिनके जो विविध माध्यमों से सहयोग कर रहे हैं, उन सबका स्वागत। और जिनके मार्गदर्शन में
यह विशालतम आयोजन हो रहा है, हो पा रहा है, ऐसे अपने प्राचार्य सर श्री राकेश जुगरान जी का भी स्वागत। और बड़े सौभाग्य की बात है, हमारे लिए बड़े हर्ष का विषय है, हम तो बहुत गौरवान्वित महसूस कर रहे हैं अपने आप को। इस अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के अभ्यास कार्यक्रम में अपने डायरेक्टर मैडम आर्ट अकादमिक शोध एवं प्रशिक्षण आदरणीय श्रीमती सीमा जौनसारी मैडम जुड़ी हुई है। मैडम, हम बड़े गौरवान्वित हैं आपके जुड़ने से। आपके मार्गदर्शन में हम सब लोग आज का योगाभ्यास करेंगे। डाइट देहरादून का संपूर्ण परिवार आपका स्वागत करता है। प्राचार्य जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, तो प्राचार्य जी से मैं निवेदन करूंगा कि सर्वप्रथम मैडम के प्रति कुछ स्वागत वचन बोलकर और उनका मार्गदर्शन ले लिया जाए। तो उनका स्वागत करते हुए उनसे मार्गदर्शन की अनुमति के लिए कहिएगा, श्री आदरणीय प्राचार्य जी। जी नमस्कार। नमस्कार सर। तो अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस 21 जून 2021 के इस शुभ अवसर पर हमारे बीच उपस्थित हमारे परिवार की मुखिया, जिनके कुशल निर्देशन में ये तमाम आभासी दुनिया के कार्यक्रम संचालित किए जा रहे हैं, ऐसे विपरीत समय में, ऐसे चुनौतीपूर्ण समय में मैं सबसे पहले अपने जनपद शिक्षा परिवार की ओर से और तमाम जो सम्मानित अभिभावक और इस कार्यक्रम की जो मुख्य धुरी हैं प्यारे बच्चे, उनकी ओर से अपनी निर्देशिका महोदय आदरणीय जौनसारी मैम का इस पटल पर हार्दिक स्वागत करता हूं। और साथियों, जैसा मैंने कल ही आपको अवगत करा दिया था, ये बड़ी सौभाग्य की बात है। ये हमारे लिए एक सकारात्मक पहलू होता है जनपद देहरादून में रहने के कारण, कि हम मैम से औपचारिक अथवा अनौपचारिक जिस भी स्थिति में उनकी सहायता लेना चाहते हैं, उनका मार्गदर्शन लेना चाहते हैं, वो हमको सहज ही उपलब्ध हो जाता है। मेरे मात्र एक व्हाट्सएप मैसेज करने को ही मैडम ने जो है स्वीकार किया। इसके लिए मैं डाइट परिवार की ओर से और पूरे जनपद के शिक्षा परिवार की ओर से मैम का हार्दिक आभार व्यक्त करता हूँ। मैम, आपको मैं अवगत करा दूं कि आज इस मुख्य आयोजन की पूर्व श्रृंखला में ये कार्यक्रम दिनांक 12 जून से प्रारंभ किया गया था। दिनांक 12 जून को एक अभिमुखीकरण कार्यशाला मुख्य चयनित शिक्षकों, अभिभावकों और अधिकारियों कर्मचारियों को लेके की गई, जिसमें इस कार्यक्रम के प्रोटोकॉल, इस कार्यक्रम से संबंधित वार्तालाप जो है विशेषज्ञों के माध्यम से किए गए, जिसमें हमारे बीच गुरुकुल आयुर्वेद उत्तरांचल विश्वविद्यालय से, पतंजलि योग पीठ से और SCRT से भी विशेषज्ञ के तौर पर लोग उपलब्ध थे। उनके द्वारा योग की महिमा और वर्तमान जो परिप्रेक्ष्य है स्वास्थ्य को लेके, उस पर विस्तृत चर्चा की गई। तो 12 तारीख को ये कार्यक्रम शुभारंभ हुआ और फिर योग की साप्ताहिक श्रृंखला के क्रम में दिनांक 15 से 20 जून तक ये कार्यक्रम विकास खंडवार 6 विकास खंडों वार जो है इसको संचालित किया गया। इसमें खुशी की बात यह है कि कोई भी दिन ऐसा नहीं रहा जिसमें ये शिकायत ना आई हो कि हम जो है जुड़ नहीं पा रहे हैं। इतनी संख्या हमारे पास जो अवेलेबल आभासी जो ऐप है, जो तंत्र था, उसकी जो मैक्सिमम क्षमता थी, इसमें लोग हमारे साथ जुड़ते रहे। इसी उत्साह को देखते हुए मैम, हमने आपके निर्देश के क्रम में भी ये जूम ऐप जो है सब्सक्राइब किया है फिलहाल 1 माह के लिए, ताकि हम अधिक से अधिक शिक्षकों, शिक्षक साथियों, अभिभावकों और बच्चों तक अपनी बात को पहुंचा सकें। तो ये इस कार्यक्रम की पूर्व तैयारियों की श्रृंखला थी और आज हम मुख्य श्रृंखला में पूरे जनपद के शिक्षक, सम्मानित अभिभावक और प्यारे बच्चे यहाँ पर अपने योगाभ्यास का प्रदर्शन करेंगे, अपने योग की गतिविधियों से हमारे साथ जुड़े हुए हैं। इसीलिए हमने आपसे इस महत्वपूर्ण अवसर पर ये विनती की थी, ये अनुरोध किया था कि आप भी अगर आ जाएं तो कार्यक्रम की शोभा बढ़ जाएगी। आपने कार्यक्रम की शोभा बढ़ाई, इसके लिए पुनः मैं कृतज्ञ हूँ। साथियों, ये 7वां जो
अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस मनाया जा रहा है, इसका जो मोटो है, इसका जो ध्येय वाक्य है, वो है योगा फॉर वेलनेस, यानी कि निरोग हेतु योग। इस समय ये इसलिए सार्थक है कि हम लोग विगत 1-1.5 साल से एक ऐसी वैश्विक महामारी के प्रति की चुनौती को झेल रहे हैं, जिसमें ये उभर के आया है कि योगा एक बहुत महत्वपूर्ण अपना दायित्व जो है निभा सकता है स्वस्थ रहने के लिए। तो 1 नेशन 1 वर्ल्ड 1 हेल्थ का जो नारा आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने दिया है, उसी के आधार पर आज पूरे विश्व भर में योग कार्यक्रम आयोजित किए जा रहे हैं। मैं श्रीमद् भागवत गीता के इस श्लोक से योग की महिमा को आपके बीच रखना चाहता हूं। कहा गया है कि बुद्धि युक्तो जहातीये उभे सुकृत दुष्कृते तस्मा योगाय भुजस्य योगा कर्मसु कौशलम। अर्थ ये कहता है कि बुद्धिमान जो व्यक्ति होते हैं, यानी कि योगी, देखिए बहुत स्पष्ट कहा गया है, यानी कि अगर कोई योगी है तो उसको बुद्धिमान होना बहुत जरूरी है। वो चीजों को तार्किक तौर पर परखने की क्षमता यदि रखता है तभी वो योगी हो सकता है। केवल कोई आसन करने से और कुछ प्राणायाम कर देने भर से जो है योगी नहीं होता। योग का बहुत बड़ा विस्तारित अर्थ है। ऐसे में वो कहते हैं कि जो बुद्धिमान और योगी व्यक्ति हैं वो वर्तमान समय में ही पाप और पुण्य से मुक्त हो जाते हैं। इसलिए हमें निरंतर योग करना चाहिए जीवन में उस मुक्ति के लिए। शुभ कार्यों में कुशलता ही योग है। योग कर्मसु कौशलम, यानी कि अपने कार्यों में यदि हम कुशलता ले आते हैं, कुशलता पूर्वक अपने कार्यों को संचालित करते हैं। कुशलता पूर्वक कार्य कब संचालित होंगे? जब हम वर्तमान में रहते हुए उस कार्य को पूर्ण मनोयोग से संपन्न करेंगे। ये ना हो कि हम कोई योग कर रहे हैं और कोई काम कर रहे हैं और मन हमारा इधर उधर भटक रहा है। योग हमें उसी युक्ति की दिशा और ज्ञान देने की प्रक्रिया है कि हम जो है वर्तमान में जीते हुए तार्किक तौर पर युक्ति संगत रूप से जिएं। दूसरी महत्वपूर्ण बात मैं आप लोगों से ये कहना चाहता हूं कि हमारा जो शरीर है, भारतीय परंपरा या भारतीय जो ऋषि मुनियों के द्वारा बताया गया है कि 5 महाभूत से हमारा शरीर निर्मित है, यानी कि हम प्रकृति के ही अवयव हैं। क्षितिजल पावो गगन समीरा, 5 तत्व से बना शरीरा। तो ये जो 5 तत्व हैं प्रकृति के, इसी के हम अंग हैं। और यदि इनका संतुलन कर लिया जाए, यानी कि 5 महाभूतों का जो सम्यक संतुलन है, उसी को योग कहते हैं। तो हमें प्रकृति के संरक्षण की भी तमीज या ज्ञान जो है योग हमें देता है। तो योग एक बहुत विस्तारित अर्थों में योग को लिया जाना चाहिए। तो ऐसे समय पर पुनः पुनः मन, बुद्धि और क्रिया, जिसको हेड, हार्ट एंड हैंड का एक कॉम्बिनेशन कहते हैं, वही योग कहलाता है। मैं इस अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस में पुनः पुनः अपने सम्मानित शिक्षक साथियों का, अभिभावकों का और प्यारे बच्चों का जो है स्वागत करता हूँ। अपने संपूर्ण शिक्षा परिवार की ओर से, आदरणीय निदेशक की ओर से। और मैं तो खैर आपसे बाद में भी बात कर सकता हूँ। इस समय बड़ा बहुत ही योग दिवस पर एक बहुत ही सुंदर सुयोग बना है, एक बड़ा सुंदर संयोग बना है कि हमारे परिवार की मुखिया हमारे बीच हैं। मैम, मैं पुनः आपका स्वागत करता हूं और आपसे अनुरोध करता हूं कि आप इस कार्यक्रम के शुभारंभ के लिए अपना आशीर्वचन देने की कृपा करेंगी। आदरणीय जौनसारी मैम, निदेशक अकादमिक शोध एवं प्रशिक्षण, उत्तराखंड, देहरादून। आदरणीय मैम। धन्यवाद जुगरान जी। और आज के जो योग दिवस है, मैं उसकी हार्दिक शुभकामनाएं देती हूँ सभी यहाँ पर जो आज हमारे इस योग दिवस कार्यक्रम में जुड़े हैं। एक डाइट फैकल्टीज जितनी भी हमारी जुड़ी हैं, सारे ब्लॉक अधिकारी, डिस्ट्रिक्ट अधिकारी और सारे ही जो हमारे अभिभावक और बच्चे, विशेषकर और टीचर्स हमारे साथ आज जुड़े हैं। तो मैं सभी के जीवन की स्वस्थ कामना करती हूँ। और मुझे कहने के लिए ये कोई गुरेज नहीं है कि यदि योग है तो हमारा जीवन जो है वो स्वस्थ है, और यदि हम योग नहीं अपनाते हैं तो हम जो है स्वस्थ रहते हैं। तो एक आज योग जो है वो एक लाइफस्टाइल हो गया है, और योग से ही हम जो है एक अनुशासित
और एक स्वस्थ व्यक्तित्व के धनी हम हो सकते हैं। तो मेरा तो सभी से ये अनुरोध है कि सभी अपने जीवन में योग को अपनाएं। प्रारंभ सुबह मॉर्निंग में जो है वॉक करें, फिर उसके बाद योगी क्रियाएं करें, फिर उसके बाद जो है आप प्राणायाम करें। प्राणायाम प्राणों की रक्षा के लिए बहुत जरूरी है। यदि आप कर सकते हैं तो उसको करिए। योगी क्रियाएं आपके शरीर को स्फूर्ति प्रदान करती है, आपके जो है आपको एक्टिव रखती हैं। तो ये बहुत जरूरी है कि आप योग को अपने जीवन में शामिल करें। और आज तो किसी को कहने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि सभी लोगों ने जो है योग को अपनाया है और अपना भी रहे हैं शुरू से ही। जब हम लोग छोटे थे तो हम लोगों को इतना योग का ज्ञान नहीं था। वो तो जब हम लोग बड़े हुए तो तब हमें पता चला कि हाँ, हम योग से जो है स्वस्थ रह सकते हैं, योगी क्रियाएं हम कर सकते हैं। तो आजकल बहुत अच्छे प्लेटफॉर्म्स हैं, डिजिटल प्लेटफॉर्म्स हैं। फेस टू फेस आप लोग जो है कहीं पे भी जाकर जो है आप कर सकते हैं। हमारे यहाँ इतना बड़ा पतंजलि योग पीठ है जहाँ पर आप अच्छे से उसको सीख सकते हैं। तो इसीलिए आप लोगों को जो है अपने जीवन में इसको योग को लाना चाहिए। अभी बहुत डिटेल में ये जुगरान जी ने आप लोगों को बताया भी है कि योग क्या है और कैसे हम लोग उसको अपना सकते हैं। तो मैं यही चाहती हूँ कि मॉर्निंग में सभी लोग, सभी बच्चे, पहले आप देखते थे कि हम लोग जब स्कूल में बच्चे आते थे तो बच्चे जो है सबसे पहले हमारा जो है पीटी का अभ्यास होता था। पीटी क्यों होती थी? इसीलिए क्योंकि पूरा दिन जो है उनका जो है वो एक्टिव रहे, स्फूर्तिदायक रहे, अपना मन जो है वो कंसंट्रेट कर पाए अपनी पढ़ाई में। तो सबसे पहले सुबह ही आते ही स्कूल में पहला पीरियड या प्रार्थना के समय में ही हम लोग जो है पीटी करवाते थे बच्चों से। और बहुत सारे स्कूल्स में तो जाते समय भी लास्ट पीरियड भी जो होता था वो पीटी का ही होता था। इसलिए होता था क्योंकि बच्चे जो है स्वस्थ रहे और एक्टिव रहे। तो आज जो है कहीं ना कहीं इसमें भी एक हमारा जो है लॉस हुआ है, या हम कहें कि गैप आ गया है, कि बच्चे आते ही जो है बस अपनी क्लासों में बैठ जाते हैं और हम उनको कुछ स्वास्थ्य से संबंधित कोई भी जो गतिविधियां होती है वो हम नहीं कराते हैं। इसी को लेके हम लोगों ने एक आनंदम कार्यक्रम भी शुरू किया है, जिसमें माइंडफुलनेस बच्चों के लिए बहुत हम कह रहे हैं कि आप करें। बच्चों के लिए ही नहीं, बड़ों के लिए भी है कि आप माइंडफुलनेस करें। क्योंकि जब तक आपके अंदर एकाग्रता नहीं होगी, जब तक आपके अंदर जो है स्फूर्ति नहीं होगी, आप एक्टिव नहीं होंगे, तब तक आप कोई भी चीज, जो भी आप काम करते हैं वो मन से नहीं कर पाएंगे। आप पढ़ाई करते हैं वो आप मन से नहीं कर पाएंगे। तो इसीलिए आनंदम के अंतर्गत आपके को जो माइंडफुलनेस की हम एक्टिविटीज कह रहे हैं वो जरूर करें। सुबह घर पे जो है आप थोड़ी योगी क्रियाएं जरूर करें, छोटी छोटी एक्टिविटीज करें। यदि हम बड़े बड़े आसन नहीं कर सकते, आजकल जैसे हमारे स्वामी रामदेव जी कहते हैं कि आप खाली योग करिए, उसकी जो जटिलताएं हैं उस पे मत जाइए आप। उन्होंने बहुत इजी कर दिया है योग को, तो हम कर सकते हैं उस योग को। क्योंकि बहुत सारी जो इसकी जटिलताएं हैं उसको ना अपना के बस हम योग करें, हम योग पे ध्यान दें। तो यदि हम खाली योग पे ध्यान देंगे, क्रियाओं पे या ध्यान देंगे, एक्सरसाइज पे ध्यान देंगे, तो वो आप जो है इजीली उसको कर सकते हैं। क्योंकि ये श्रेय जो घर में योग गया है, हमारे जो स्वामी रामदेव जी हैं, हम उन्हीं को ये श्रेय दे सकते हैं कि जो, और कि उन्होंने प्रत्येक घर में जो है इस योग को पहुंचाया है। और उन्हीं के कारण जो है योग के प्रति जो है जागृत हुए हैं, उन्होंने सभी को जागरूक किया है। और इसको आगे बढ़ाने का काम हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी ने किया है कि इस योग दिवस के रूप में जो विश्व में हमारा जो योग है वो जो है बरकरार रहे, सभी इसको अपनाएं, अपने जीवन को सफल बनाएं, अपने जीवन को सुखमय बनाएं। और मैं तो मॉर्निंग में बहुत 1-1.5 घंटा एक्सरसाइज करती हूँ, योग करती हूँ, प्राणायाम भी करती हूँ। और मैं आपको बताना चाहती हूँ कि मैं उसी के बदौलत जो है मैं आज चल रही हूँ। क्योंकि मेरे को भी बहुत अर्थराइटिस का भयंकर रोग है, और मैं योग ना करूं जिस दिन, तो मैं उस दिन स्वस्थ नहीं रहती हूँ, मैं उस दिन काम नहीं कर पाती हूँ। तो रोग होना एक अलग बात है और योग हमने अपनाना वो अलग बात है। आप रोगी हैं या नहीं हैं आप, लेकिन स्वस्थ हैं तो भी आप योग अपनाएं और इसको, अपने जो भी रोग हैं उसको आने से वो दूर रखें। तो मैं आप सभी को आज के योग दिवस की इसको बहुत शुभकामनाएं देती हूँ। विश्व योग दिवस है आज, और माननीय प्रधानमंत्री जी इसको सुबह आपको में कहा भी है कि आप प्रतिदिन
अपने दैनिक जीवन में जो है योग को अपनाएं। तो मैं आप सभी को इसकी शुभकामनाएं देती हूँ और आप लोग सब स्वस्थ रहें, मस्त रहें, व्यस्त रहें, इसी की मैं कामना करती हूँ। और सभी बच्चों से ये रिक्वेस्ट करूंगी कि आप जरूर सुबह मॉर्निंग में जो है जरूर आप अपनी योगी क्रियाएं करें। आपको घर में यदि समय नहीं मिलता है तो आप स्कूल में आके जरूर करें। स्कूल में आप प्रार्थना के समय में सभी को कहें, टीचर्स को, कि आप हमें जो है हमें पहले योग कराया जाए और फिर हम जो है उसको अपनाएंगे। क्योंकि मेडिटेशन एक बहुत लंबी प्रक्रिया होती है। मेडिटेशन कम से कम आपको आधा घंटे का समय चाहिए होता है। इसीलिए हम स्कूलों में मेडिटेशन हम नहीं करना चाहते हैं। उसी का एक सूक्ष्म पार्ट है माइंडफुलनेस। तो हम क्या चाहते हैं कि आप हर सब्जेक्ट में, हर टीचर जो है वो हर क्लास से पहले माइंडफुलनेस कराए, ताकि बच्चे जो हैं उनको जो है अपना ध्यान लगाएं। और ध्यान लगाने में जो है उनको बच्चे जो है अपनी पढ़ाई को अच्छे से, जितना भी आप पढ़ाएंगे पूरा दिन में, तो उसको जो है ग्रास्प कर सके। तो मैं सभी टीचर से अनुरोध करूंगी कि आप अपने स्कूल में भी, दैनिक जीवन में भी और अपने विद्यालयों में जितने बच्चे हैं उनको योग के प्रति जागृत करें, और जितने उनके पेरेंट्स हैं उनको भी जागृत करें। तो ये हमारे लिए एक हमारे लिए अच्छा कदम होगा। और मैं डाइट देहरादून को बहुत धन्यवाद देती हूँ कि आपने 12 तारीख से ये जो अभियान चलाया है, ये वास्तव में बहुत ही अच्छा एक प्रयास है। और क्योंकि आज की बहुत आवश्यकता है, हमें योग की बहुत आवश्यकता है, योगी क्रियाओं की हमें बहुत आवश्यकता है। यदि हम प्राणायाम करते हैं तो हमारी जो इम्यूनिटी है, जो आज हर एक के शब्दों में चढ़ा हुआ है, मुंह में चढ़ा हुआ है कि इम्यूनिटी क्या है। जब तक हम यदि गहरी सांस लेंगे, हम उसको जो है योगी क्रियाएं करेंगे, तो हमारी इम्यूनिटी बन जाएगी। इसमें बहुत ज्यादा हमें जो है बहुत सारे जो पेय पदार्थ हैं या बहुत सारे हमें खाद्य पदार्थ हैं, उनको भी लेने की आवश्यकता नहीं है। हमें डेली फ्रूट जो हमारे आते हैं वो लेने चाहिए। जो हमारे इस समय सीजनल फ्रूट वो हमें लेने चाहिए। कोई हमें बड़े बड़े बहुत सारे महंगे फ्रूट्स या उसकी आवश्यकता नहीं है। लेकिन यदि हम अपनी दैनिक चर्या में जो है हम योग करते हैं, तो हमें किसी भी अतिरिक्त खाद्य पदार्थ की या पेय पदार्थ की आवश्यकता नहीं है। आप प्रतिदिन योग कीजिए और उसके साथ ही आप जो है आपको अपनी इम्यूनिटी बूस्ट कीजिए, अपने को स्वस्थ रखिए। यही मेरी जो है आपको एक संदेश है। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। आज आप सभी लोग जुड़े हैं। मैं भी देख रही थी कि पेरेंट्स भी जुड़े हैं। पेरेंट्स इस समय बच्चों को बहुत मेंटली डिस्टर्ब हैं बच्चे, तो आप उनको बिल्कुल सपोर्ट कीजिए। हम कोशिश करते हैं कि बच्चों की पढ़ाई बिल्कुल डिस्टर्ब नहीं हो। और आजकल हमारा इसीलिए हम लोगों ने जो है समर कैंप चलाया है, ताकि बच्चे घर में ही बैठ के आपके सहयोग से, पेरेंट्स के सहयोग से जो है छोटी छोटी एक्टिविटीज घर पे ही करें। और वो जो है जो उनको डिप्रेशन हो रहा है या उनको तनाव हो रहा है, उसको वो दूर भगाएंगे इन सब एक्टिविटीज से। तो ये सब का उद्देश्य जो भी है, योग करने का उद्देश्य, छोटी छोटी एक्टिविटीज करने का उद्देश्य यही है कि आप अपने जीवन से तनाव को दूर रखेंगे। तो मैं सभी को शुभकामनाएं देती हूँ। और अब हम योग प्रैक्टिस के लिए आगे जाते हैं। सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं और धन्यवाद। स्वस्थ रहें सभी लोग, मस्त रहें, यही मेरी प्रभु से कामना है। ओवर टू जुगरान जी। जी जी, हार्दिक हार्दिक धन्यवाद मैम आपके इस महत्वपूर्ण उद्बोधन के लिए। आपने बहुत ही सरल शब्दों में, बहुत ही सरलता के साथ योग की महत्ता और वर्तमान समय में उसका शिक्षा में क्या महत्व है, और शिक्षा से इसको कैसे आपके निर्देशन में जोड़ा गया है, आनंदम गतिविधियों को हम इसके साथ कैसे जोड़ के देख सकते हैं, शिक्षा को योग और शिक्षा किस तरह से एक दूसरे से जुड़े हुए हैं, इस पर बहुत ही महत्वपूर्ण आपने दिशा निर्देश दिए, अपना उद्बोधन दिया। मैं पुनः पूरे शिक्षा परिवार की ओर से आपका स्वागत करता हूं मैम, और आपके स्वस्थ रहने की कामना करता हूं। जैसे आपने खुद एक उदाहरण के तौर पर हम लोगों को अवगत कराया कि शारीरिक तमाम दिक्कतों के बावजूद आप निरंतर योग करती हैं, और उसी का परिणाम है कि आप जो है इतनी ऊर्जा के साथ इतने कार्यक्रमों में निरंतर जो है व्यस्त रहने के बाद भी अपने आप को जो है स्वस्थ रख पाती हैं। बहुत बहुत धन्यवाद इस मार्ग निर्देशन के लिए और इस प्रेरणा के लिए। मैं पूरे
पूरे उत्तराखंड के शिक्षा परिवार की ओर से और विशेषतः देहरादून के शिक्षा परिवार की ओर से आपके निरोग रहने की कामना करता हूं मैम, और बहुत बहुत धन्यवाद पुनः आपका एक बार। तो पोखरियाल जी, डॉक्टर पोखरियाल जी सर, जी सर, आप आगे कार्यक्रम को गति दें। धन्यवाद। जी सर, धन्यवाद सर। एक बार पुनः मैडम का बहुत बहुत आभार, बहुत बहुत धन्यवाद। और वास्तव में ये एक क्षण बड़ा गौरव का है हमारे लिए। पूरे उत्तराखंड के डाइट्स आज विश्व योग दिवस मना रहे हैं। ये मैडम की ही प्रेरणा है, मैडम की ही अभिप्रेरण से ये काम चल रहा है। और जैसा बताया गया कि विद्यालयों में समर कैंप चल रहे हैं, तो ये भी मैडम का ही एक विजन है। और मैडम ने अपने संभाषण में बच्चों को, अभिभावकों को और हम सबको अभिप्रेरित किया है। मैं एक बार पुनः बहुत बहुत धन्यवाद देना चाह रहा हूँ मैडम को। मैं इस आज के योगाभ्यास कार्यक्रम को आगे बढ़ाने के लिए मैं गुसाई मैडम को आमंत्रित करते हुए ये सबको ये जानकारी भी देना चाह रहा हूँ कि आज एक तो अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस है और अंतर्राष्ट्रीय संगीत दिवस भी है, ऐसा मेरी बेटी ने मुझे बताया, क्योंकि वो संगीत की छात्रा है। तो हमारे बच्चे जो जुड़े हुए हैं उनमें से जैसे कल भी कोई कह रहा था कि हम गीत सुनाएंगे, अगर कोई गीत संगीत भी बीच में आ जाए तो बहुत अच्छी बात होगी। तो योगाभ्यास के कार्यक्रम के संचालन के लिए मैं निवेदन कर रहा हूँ श्रीमती गुसाई मैडम को। तो गुसाई मैडम जो हमारी वरिष्ठ प्रवक्ता हैं और योग की मर्मज्ञ हैं, योग की शिक्षिका हैं, तो वो आकर के और सबको योगाभ्यास कराएंगी श्रीमती गुसाई मैडम। गुसाई मैम, थैंक यू सर। सबसे पहले तो जो मैम ने हमें इतनी सुंदर शुभकामनाएं और आशीर्वाद दिए, उन सब के लिए मैं मैम को हार्दिक हार्दिक धन्यवाद देना चाहूंगी। और आदरणीय प्राचार्य सर को भी बहुत बहुत हार्दिक धन्यवाद कि उन्हीं के कारण हम आज आदरणीय मैम का संभाषण सुन पाए हैं। और अब हम आगे की प्रक्रिया को प्रारंभ, क्योंकि समय काफी हो चुका है। तो बच्चों का जो प्रोग्राम होगा, बच्चे जो अपने अपने आसन दिखाएंगे, वो हमारे योग प्रोटोकॉल के कुछ और बच्चे भी जुड़ेंगे, कुछ और टीचर शिक्षक भाई बहन भी जुड़ना चाहेंगे। तो उसके बाद ही आप लोगों के जो योगासन है, जो आप लोगों का प्रदर्शन है, कविता है, आप लोगों ने योग के विषय में कुछ बोलना है, ये सब हम बाद में फिर आप लोगों के कार्यक्रम को करेंगे, क्योंकि पहले हम योग प्रोटोकॉल कर लेंगे और बाद में सारे लोग आप लोगों को सुनेंगे और देखेंगे। हमारे बीच में हमारे विभागीय सदस्यों के अतिरिक्त अन्य कुछ संस्थाएं जैसे भारत स्वाभिमान के कुछ सदस्य भी जुड़े हुए हैं और अभिभावक तो हैं, माननीय अभिभावक तो हैं, और अध्यापक गण जो हैं वो 15 तारीख से लगातार अभ्यास कर रहे हैं। तो इन सब का भी हमारा जो ये प्रोटोकॉल चल रहा है, इसमें हार्दिक स्वागत और अभिनंदन है। तो आइए सभी हम 7वें अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के प्रोटोकॉल का हम अब अभ्यास करेंगे। तो सबसे पहले हम किसी भी एक आसन में बैठ जाएंगे और हमने जो नियम थे योग के, कुछ सावधानियां थी, इनके विषय में प्रतिदिन हम चर्चा कर रहे हैं। आज हम सीधे प्रोटोकॉल के अभ्यास के लिए आगे बढ़ते हैं। बीच बीच में जो भी निर्देश प्राप्त होते रहे, आप उनको जरूर फॉलो करें। तो चलिए अब हम अपने योगाभ्यास के लिए आगे बढ़ते हैं। सबसे पहले किसी भी एक ध्यानात्मक आसन में बैठ जाएंगे। अगर आप ध्यानात्मक आसन में नहीं बैठ सकते, कोई बात नहीं, आप कुर्सी में बैठकर भी अभ्यास प्रारंभ कर सकते हैं। हमारे जो ये अभ्यास होंगे, इनके 8 चरण हैं। सबसे पहला चरण है प्रार्थना का, उसके बाद शिथिलीकरण, दूसरा अभ्यास, तीसरा योगासन और चौथा षटकर्म की एक क्रिया कपालभाति, प्राणायाम, ध्यान और संकल्प। इस प्रकार से हम चरणबद्ध तरीके से आगे बढ़ रहे होंगे। सबसे पहला चरण है हमारा प्रार्थना का। अब हम सभी
अपने आप को बाह्य संसार से हटाते हुए अपने अंदर अपने आप को एकाग्र करेंगे और दोनों हाथों को जोड़ेंगे। सर्वप्रथम हम प्रार्थना करेंगे। स्पीकर में नहीं और सभी से मेरा निवेदन है, कृपया माइक्रोफोन ऑफ कर दीजिए और थपलियाल सर से भी निवेदन है कि आप अपनी तरफ से भी माइक्रोफोन ऑफ कर दीजिएगा, क्योंकि क्रमबद्धता में व्यवधान आता है और फिर जो रुचि बनी रहती है, जो ध्यान और चिंतन चलता रहता है, वो कंटिन्यू नहीं हो पाता। तो चलिए सबसे पहले हम प्रार्थना करते हैं। ओम संगच्छध्वं संवदध्वं संभो मनासि जानतां देवाभागं यथा पूर्वे संजानाना उपासते संजानाना उपासते संजानाना उपासते। अर्थात हम सभी प्रेम से मिलकर चलें, मिलकर बोलें और सभी ज्ञानी बने। अपने की भांति हम सभी कर्तव्यों का पालन करें। और अब हम द्वितीय चरण के लिए तैयार होते हैं। शिथिलीकरण के अभ्यास, हमारे 4 अभ्यास हैं और इसके लिए हम सभी खड़े हो जाएंगे, लेकिन ये अभ्यास हम कुछ अभ्यास ऐसे हैं जिनको बैठकर भी कर सकते हैं। तो जिनको चक्कर आते हो खड़े होने से, वो बैठकर भी कुछ अभ्यासों को तो सभी बच्चे, सभी शिक्षक साथी अपने अपने स्थान पर खड़े हो जाएंगे और सभी ध्यान रखेंगे जहां पर भी हम खड़े हो रहे हैं हमारे पैरों के नीचे कोई ना कोई एक आसन जरूर हो। सीधे इस प्रकार खड़े हो जाएंगे, दोनों पैरों में 2 से 3 इंच का फासला और दोनों हाथ कमर के ऊपर रख लीजिए। सबसे पहला अभ्यास है हमारा शिथिलीकरण के अभ्यासों के अंतर्गत चालन, यानी कि गर्दन के लिए। ये स्पॉन्डिलाइटिस के लिए बहुत अच्छा अभ्यास है, लेकिन किसी को अगर स्पॉन्डिलाइटिस की प्रॉब्लम है तो वो गर्दन आगे नहीं झुकाएंगे, ये आपको ध्यान रखना है। चल और आगे भी सारी चप्पल भी हटा दो मैडम। तो चलिए अब प्रारंभ करते हैं। सांस छोड़ते हुए हम धीरे धीरे अपनी गर्दन को आगे की ओर लेकर जाएंगे। धीरे धीरे आगे की ओर लेके जाएं। ध्यान रखें, थोड़ी वक्ष स्थल पर लगाने का प्रयास कीजिए और श्वास भरते हुए धीरे धीरे सामान्य स्थिति में वापस लेके आए। फिर श्वास छोड़ते हुए पीछे की ओर लेकर जाएं। श्वास भरते हुए बीच में लेकर आए। ये 1 चक्र पूर्ण हुआ। 2 चक्र हम और अभ्यास करेंगे। श्वासों को छोड़ते हुए आगे, श्वासों को भरते हुए बीच में और श्वासों को छोड़ते हुए पीछे की ओर। पुनः श्वास भरते हुए बीच में, श्वास छोड़ते हुए आगे की ओर। सामान्य गति के साथ, एक रिदम के साथ, तारतम्यता के साथ बीच में लेकर आए। श्वास भरते हुए, श्वास छोड़ते हुए पीछे की ओर और श्वास भरते हुए पुनः बीच में लेके आए। दूसरा राउंड है हमारा, गर्दन को हम दाएं और बाएं की ओर झुकाएंगे। श्वासों को छोड़ते हुए गर्दन दाईं ओर लेके जाएं, यानी कि ग्रीवा को दाईं ओर लेके जाएं। कान को कंधे पर स्पर्श करने का प्रयास करें, नहीं होता कोई बात नहीं, कंधों को ऊपर नहीं उठाएंगे। श्वास भरते हुए फिर पूर्व स्थिति में वापस आए। श्वास छोड़ते हुए बाईं ओर गर्दन को लेकर जाएं। फिर श्वास भरते हुए बीच में लेकर आए। यह 1 चक्र पूरा हुआ। 2 राउंड हम और करेंगे। श्वास छोड़ते हुए बाईं ओर, श्वास भरते हुए सामान्य स्थिति, श्वास छोड़ते हुए बाईं ओर।
इसी प्रकार एक राउंड और करें। श्वास छोड़ते हुए दाएं ओर, श्वास भरते हुए बीच में और श्वास छोड़ते हुए बाईं ओर। यह हमारा दूसरा राउंड पूरा हुआ। अब हम ठोड़ी को दाएं और बाईं तरफ लेकर जाएंगे। श्वासों को छोड़ते हुए ठोड़ी को दाएं कंधे की तरफ लेकर जाएंगे, यानी कि गर्दन को दाईं ओर घुमाएं। ठोड़ी और कंधा एक सीध में। श्वास भरते हुए सामान्य स्थिति में वापस आए। श्वास छोड़ते हुए बाईं ओर अपनी गर्दन को लेकर जाएं। ठोड़ी और कंधा एक समांतर रेखा में। श्वास भरते हुए पुनः सामान्य स्थिति में आए। एक चक्र पूरा हुआ। 2 बार और हम अभ्यास करेंगे। ये स्पॉन्डिलाइटिस के लिए बहुत अच्छा अभ्यास है। अब श्वासों को छोड़ते हुए पुनः बाईं ओर। कंधे के लिए, कमर के लिए, गर्दन के लिए बहुत लाभकारी अभ्यास है। तीसरा अभ्यास जिसका चौथा अभ्यास करेंगे हम, ग्रीवा घुमाना। गर्दन को, ग्रीवा को आगे की ओर झुकाएं। जिनको स्पॉन्डिलाइटिस की प्रॉब्लम है वे अपने गर्दन आगे नहीं झुकाएंगे। श्वास भरते हुए दाईं ओर पीछे तक लेकर जाएं। श्वास छोड़ते हुए बाईं दिशा से होते हुए, बाईं कंधे से होते हुए आगे सामने की ओर लेकर आए। यह सीधी तरफ से एक चक्र पूरा हुआ। अब उल्टी दिशा में एंटी क्लॉकवाइज श्वास भरते हुए बाईं तरफ से पीछे तक लेकर जाएं गर्दन को, फिर श्वास छोड़ते हुए आगे लेकर आए। इसी प्रकार हम 2 बार और अभ्यास करेंगे। पहले राइट साइड से श्वास भरते हुए पीछे की ओर, फिर श्वास छोड़ते हुए आगे, फिर एंटी क्लॉकवाइज। जिनको चक्कर आते हों वे बैठ करके ही इस अभ्यास को करेंगे। साथ ही साथ खिंचाव और तनाव को भी महसूस करें, कहाँ कहाँ खिंचाव हो रहा है। फिर से क्लॉकवाइज और फिर एंटी क्लॉकवाइज। ये ग्रीवा संचालन का अभ्यास पूर्ण हुआ। सामान्य स्थिति में वापस आ जाएंगे। दूसरा अभ्यास है स्कंद संचालन। दोनों हाथ शरीर के बराबर, दोनों पैरों में, दोनों हाथ श्वास भरते हुए हम इस के बराबर खोलेंगे, ऊपर की ओर लेकर जाएंगे। श्वास भरते हुए ऊपर की ओर दोनों हाथ लेकर जाएं। श्वास छोड़ते हुए धीरे धीरे सामने वापस लेकर आए और दोनों हाथों को ऊपर की दिशा में इस प्रकार मोड़ लीजिए। दाएं हाथ की उंगलियां दाएं कंधे के ऊपर, बाएं हाथ की उंगलियां बाएं कंधे के ऊपर। दोनों कोहनियों को मिला लीजिए। श्वास छोड़ते हुए दोनों कोहनियां मिला लीजिए। श्वास भरते हुए लंबा श्वास भरा यहाँ तक, फिर श्वास छोड़ा, स्कंद संचालन। फिर श्वास भरा और श्वास छोड़ा। ये एक राउंड पूरा हुआ। इसी प्रकार हम 2 राउंड और करेंगे। ये कर रहे हैं हम स्कंद चक्र। ये किसी को फ्रोजन शोल्डर हो जाता है उसके लिए बहुत अच्छा अभ्यास है। स्पॉन्डिलाइटिस के लिए भी अच्छा अभ्यास है। श्वास भरते हुए वापस आएंगे और श्वास छोड़ते हुए दोनों हाथों को शरीर के बराबर लेकर आएंगे। तीसरा अभ्यास है शीतलीकरण का कटी चालन, यानी कि कमर के लिए। दोनों पैरों में 2 से 3 फीट का फासला, दोनों हाथ शरीर के बराबर, कंधों के बराबर आगे, हथेलियां आपस में एक दूसरे के ठीक सामने। श्वासों को पूरा भरा हुआ है। श्वास छोड़ते हुए दाईं ओर जाएंगे और ये बायां हाथ वाला हथेली वाला भाग दाएं कंधे पर, गर्दन अपोजिट साइड। श्वासों को भरते हुए बीच में आए। श्वास छोड़ते हुए बाईं ओर जाएं। दायां हथेली वाला भाग बाएं कंधे के पास, गर्दन बाईं तरफ। श्वास भरते हुए बीच में आए। एक राउंड पूरा हुआ। 2 बार और करेंगे। ले गए कहीं पे डाल के करी। ये कमर के लिए बहुत अच्छा अभ्यास है। साथ ही साथ स्पॉन्डिलाइटिस के लिए और कंधों के लिए भी बहुत अच्छा अभ्यास है।
और फिर श्वास भरते हुए धीरे धीरे बीच में आएंगे। दोनों पैरों को आपस में पूर्व स्थिति में लेकर आए, दोनों हाथ शरीर के बराबर। यह किया हमने कटी चालन। चौथा अभ्यास है घुटना संचालन। दोनों पैरों में 4 से 6 इंच का फासला, दोनों हाथ ठीक सामने कंधे के बराबर, हथेलियां नीचे की ओर। श्वास भरें, छोड़ते हुए आधा बैठने की स्थिति में घुटनों को मोड़ते हुए आए। जिन लोगों को घुटने की प्रॉब्लम है, अर्थराइटिस की प्रॉब्लम है, वे इस अभ्यास को ना करें। श्वास भरते हुए वापस आए। एक चक्र पूरा हुआ, 2 बार और करेंगे। घुटना संचालन, ये हमारे घुटने और जंघाओं की मांसपेशियों को मजबूत करता है। ये हमने किया। अभी शिथिलीकरण के अभ्यास, नेक्स्ट अभ्यास करेंगे हम योगासन का। तीसरा राउंड योगासन। योगासन में भी सबसे पहले खड़े होकर किए जाने वाले अभ्यास। दोनों पैरों में 2 से 3 इंच का फासला, दोनों हाथ सामने ऐसे कंधे के बराबर लेके आए और सामने लेकर आए। दोनों हाथों की उंगलियों को आपस में गूंथ लें, यानी कि इंटरलॉक कर दीजिए। सर के ऊपर लेकर जाएं, शरीर को ऊपर खींचते हुए हथेलियों को इस प्रकार उल्टा कर दीजिए ऊपर की ओर। सांस भरते हुए ऊपर की ओर पैरों के बल, पैर के पंजों के बल, उंगलियों के बल खड़े हो जाएंगे। 10 से 30 सेकंड तक इसी अभ्यास में रहें, इसी स्थिति में रहें। 10 से 30 सेकंड तक इस स्थिति में बने रहें। सांसों को छोड़ते हुए धीरे धीरे वापस आए। यह जो आसन है यह बच्चों की हाइट को बढ़ाता है। अब अगला अभ्यास है एकाग्रता के लिए वृक्षासन। दाएं पैर के पंजे को बाएं जंघा के मूल में लगाएंगे। दृष्टि कहीं पर भी सामने एकाग्र कर लीजिए। दोनों हाथ ऊपर आपस में जोड़ लें। श्वास प्रश्वास की गति सामान्य। 10 से 30 सेकंड तक इसी स्थिति में बने रहें और श्वास को छोड़ते हुए धीरे धीरे वापस आएंगे। इसी प्रकार बाएं पैर से भी करें इस अभ्यास को। बाएं पैर से भी इस अभ्यास को कीजिए। दोनों हाथ ऊपर की ओर आपस में मिले हुए और श्वास प्रश्वास की गति सामान्य। यह अभ्यास एकाग्रता को बढ़ाता है। धीरे धीरे वापस। जिनके भी घुटनों में दर्द है वो किसी भी घुटना मुड़ने वाले अभ्यास को नहीं करेंगे। हमने किया अभी एक वृक्षासन। नेक्स्ट है पाद हस्तासन। दोनों पैरों में वही 2 से 3 इंच का फासला, दोनों हाथों को ऊपर उठाएं। जिनकी भी कमर में दर्द है वो इस अभ्यास को नहीं करेंगे। श्वास भरते हुए ऊपर हाथ उठाए, श्वास छोड़ते हुए आगे की ओर मुड़े, झुकेंगे और धीरे धीरे हम ये हथेलियों को, हाथ की उंगलियों को पैर की उंगलियों के पास लेकर जाएंगे और हथेलियों को पैर के पंजों के पास जमीन पर टिका देंगे और फिर को घुटने पर लगाने का प्रयास कीजिए। 10 से 30 सेकंड तक रुके रहें। श्वास प्रश्वास की गति सामान्य। फिर धीरे धीरे श्वास भरते हुए वापस आएंगे। पाद हस्तासन, ये उदरीय क्षेत्र को बहुत मजबूत बनाता है, कमर को भी मजबूत बनाता है, लेकिन कमर दर्द में आगे नहीं झुकना। गर्भवती स्त्रियों को यह अभ्यास नहीं करना। अगला है अर्ध चक्रासन। दोनों हाथों को हम नितंब के ऊपर रख लेंगे या इस प्रकार से पकड़ लेंगे और दोनों पैरों में वही 2 से 3 इंच का फासला। जिनका इस 2 से 3 इंच में शरीर स्थिर नहीं रहता वो थोड़ा सा फासला बढ़ा लीजिए। श्वासों को भरें, श्वास छोड़ते हुए गर्दन पीछे की ओर लेकर जाएं। को भी थोड़ा सा मोड़िए। ये कमर दर्द के लिए बहुत अच्छा अभ्यास है। चक्कर आने की स्थिति में इस अभ्यास को न करें। हार्ट की प्रॉब्लम जो है वो भी इस अभ्यास को नहीं करेंगे। श्वासों को सामान्य करते हुए श्वास छोड़ते हुए वापस पूर्व स्थिति में आ जाएंगे। त्रिकोण आसन, 5वां आसन खड़े होकर करने वाले अभ्यासों में त्रिकोण आसन। दोनों पैरों में 2 से 3 फीट का फासला, दोनों हाथ कंधे के बराबर खुले हुए। अब धीरे धीरे दाएं हाथ को नीचे की ओर लेकर जाएंगे, दायां पैर दाईं तरफ को सीधा कर देंगे। श्वासों को छोड़ते हुए, कमर दर्द की प्रॉब्लम जिनको है वो इस अभ्यास को ना करें।
और अब ये दायां हाथ दाएं पंजे को पीछे से पकड़ लेंगे दाएं हाथ से, बायां हाथ एकदम सीधा गर्दन को मोड़ लेंगे और दाएं हाथ की उंगलियों को देखें। खिंचाव तनाव को महसूस करें। सामान्य श्वासों की गति सामान्य 10 से 30 सेकंड तक इसी स्थिति में बने रहें और धीरे धीरे श्वास भरते हुए हम वापस आ जाएंगे। दूसरी तरफ से भी इस अभ्यास को करेंगे। श्वासों को छोड़ते हुए हम बाएं हाथ को बाएं पैर की तरफ ले जाएंगे और बायां पैर थोड़ा सा मुड़ा हुआ बाएं तरफ सीधा कर देंगे और दायां हाथ इस प्रकार से सीधा ऊपर। दाएं हाथ की उंगलियों को देखें। फिर श्वासों को भरते हुए धीरे धीरे वापस आए और पूर्व स्थिति में वापस आ जाएंगे। अब करेंगे हम बैठकर किए जाने वाले अभ्यास। तो दंडासन में बैठेंगे, दायां पैर आगे और इस प्रकार हम बैठ जाएंगे। दोनों हाथ दोनों पैर दंडासन में सीधा आगे, दोनों हाथ इस प्रकार जंघों के पास लगे। ये है बैठकर किए जाने वाले आसनों में सबसे पहला जो आसन है ये विश्राम आसन है। अब हम करेंगे पहला अभ्यास भद्रासन। दोनों पैर के पंजों को ऐसे मोड़ लीजिए और पंजों को अंदर की ओर मूलाधार की ओर लेकर के जाएंगे। दोनों हाथों की उंगलियों को इंटरलॉक कर दीजिए और इस प्रकार से अंदर की ओर लेकर जाए। कमर गर्दन सीधी, जंघाएं जमीन पर टिकी हुई 10 से 30 सेकंड तक इसी स्थिति में बने रहेंगे। इस आसन में बैठने से विश्राम भी प्राप्त होता है। 10 से 30 सेकंड तक इस स्थिति में बने रहें। जिनके घुटनों में दर्द है वो इस अभ्यास को नहीं करेंगे। धीरे धीरे दोनों पैरों को सीधा करें, पूर्व स्थिति में वापस आएंगे। अब करेंगे हम अगला अभ्यास वज्रासन। दाएं पैर को मोड़ लीजिए और दाएं पैर की एड़ी को नितंब के नीचे रख लेंगे, पंजे को एड़ी को, और इसी प्रकार बाएं पैर की एड़ी को भी पीछे की ओर ऐसे मोड़ लेंगे और उसके ऊपर बैठ जाएंगे। जिनको घुटने की प्रॉब्लम है, आर्थराइटिस की प्रॉब्लम है, वो घुटने ना मोड़े। दोनों हाथों को सीधे इस प्रकार रख लीजिए। यह आसन पाचन तंत्र को मजबूती प्रदान करता है। भोजन को करने के पश्चात केवल एक ही आसन है जिसको किया जाता है और उसका नाम है वज्रासन। श्वास प्रश्वास की गति सामान्य 10 से 30 सेकंड तक इसी स्थिति में बने रहें। कमर गर्दन सीधी और पुनः धीरे धीरे हम दंडासन में वापस आएंगे। अब हम तीसरा अभ्यास करेंगे जिसका नाम है अर्ध उष्ट्रासन। पुनः हम वज्रासन में जाएंगे और फिर घुटने के बल खड़े हो जाएंगे। दोनों हाथों को कमर के ऊपर रखें या फिर पीछे नितंब के पास रखें इस प्रकार से और पीछे की ओर झुकेंगे। सांस भरें, फिर पीछे की ओर जाएं। 10 से 30 सेकंड तक इसी स्थिति में बने रहेंगे। श्वास भरते हुए धीरे धीरे वापस पूर्व स्थिति में आ जाएं। वज्रासन में बैठें और अगला अभ्यास करेंगे हम उष्ट्रासन का। सभी बच्चे बहुत अच्छी प्रकार से इस अभ्यास को कर सकते हैं। उष्ट्रासन। फिर से घुटनों के बल सीधे खड़े हो जाएं, घुटनों के बल खड़े हो जाएं, पीछे पंजे जमीन पर टिके हुए और अब दाएं हाथ से दाएं पैर की एड़ी और बाएं हाथ से बाएं पैर की एड़ी के ऊपर अपनी हथेली रखें। गर्दन पीछे की ओर। सांस भरते हुए धीरे धीरे पूर्व स्थिति में वापस आ जाएंगे।
पुनः अब हम वज्रासन में बैठेंगे और दोनों घुटनों में फासला, दोनों हाथ जमीन पर रखें, शशक आसन। और श्वासों को छोड़ते हुए हम धीरे धीरे अपने हाथों को सामने की ओर आगे लेकर जाएंगे। इस प्रकार से आगे की ओर लेकर जाएं। छाती, थोड़ी, हथेली और कोहनी जमीन पर टिकी हुई। श्वास प्रश्वास की गति सामान्य, श्वास प्रश्वास की गति सामान्य। यह आसन हमारे श्वसन तंत्र को मजबूती प्रदान करता है, कमर को भी स्वस्थ बनाता है, लेकिन कमर दर्द की स्थिति में और घुटनों के दर्द की स्थिति में यह अभ्यास नहीं करना। श्वास भरते हुए पूर्व स्थिति में वापस आ जाएंगे। वज्रासन में हम वापस आ गए। अब यहीं से हम पुनः अपने घुटनों को फैलाते हुए अगला अभ्यास करेंगे, जिसका नाम है उत्तान मंडूकासन। बैठकर किए जाने वाले आसनों की श्रृंखला में ये छठा अभ्यास है। श्वास भरते हुए दायां हाथ उठाएं, दायां हथेली वाला भाग बाएं कंधे के पास रखेंगे, बायां हाथ को उठाएं और दाएं कंधे के पास रखें। कमर गर्दन सीधी, श्वासों की गति सामान्य। यह हमारे कंधों को मजबूती प्रदान करता है, जंघा की मांसपेशियों को भी सुदृढ़ बनाता है, कमर को भी मजबूती प्रदान करता है। और धीरे धीरे विपरीत दिशा से श्वास छोड़ते हुए वापस आएंगे। पहले बायां हाथ हम नीचे लेकर आए, फिर दायां हाथ नीचे लेकर आएंगे और पुनः वज्रासन में बैठ जाएंगे। अब हम अंतिम अभ्यास करेंगे, जिसका नाम है वक्रासन। तो दंडासन में वापस आ जाएंगे और अब करेंगे हम वक्रासन। सर्वप्रथम दाएं पैर के पंजे को मोड़कर बाएं पैर के घुटने के पास जमीन पर टिका देंगे और बाएं हाथ की हथेली को, हाथ को छाती और घुटने के बीच से लेकर आएंगे और जो पंजा नीचे टिका हुआ है उसके अंगूठे को पकड़ लेंगे या हथेली को सामने रख लेंगे, या हम जो पैर सीधा है उसके घुटने के पास पकड़ लेंगे। गर्दन श्वास छोड़ते हुए अपोजिट साइड। यह आसन हमारे पाचन तंत्र को मजबूती प्रदान करता है, हमारे पैनक्रियास को एक्टिवेट करता है, जिससे कि मधुमेह का नियमन। श्वास भरते हुए वापस आ जाएंगे। अब बाएं पैर के पंजे को दाएं पैर के घुटने के पास जमीन पर टिकाएं, बायां हाथ हिप के पास पीछे लगा हुआ, दाएं हाथ को उठाएं, छाती और घुटने के बीच में से लेकर जाएं अपोजिट साइड, और जो पैर नीचे टिका हुआ है पंजा उसके सामने हथेली रख लें या उस पैर के अंगूठे को पकड़ लें, या फिर जो सीधा पैर है उसके घुटने के पास पिंडली को भी पकड़ सकते हैं। गर्दन श्वास छोड़ते हुए अपोजिट साइड। 10 से 30 सेकंड तक इसी स्थिति में बने रहें। श्वास भरते हुए धीरे धीरे वापस में आएंगे। यह अभ्यास जिनका उधर पेट में कोई ऑपरेशन हो रखा है, अल्सर की प्रॉब्लम है, उनको इस अभ्यास को नहीं करना है। पेट की अगर सर्जरी हो रखी है तो उस स्थिति में भी इस अभ्यास को नहीं करना। महिलाओं को प्रेगनेंसी में और पीरियड के दौरान इस अभ्यास को नहीं करना है। ये हमारे पूर्ण हुए खड़े होकर किए जाने वाले आसन और बैठकर किए जाने वाले आसन। तीसरा हमारा अभ्यास है उदर के बल लेट कर किए जाने वाले अभ्यास। पेट के बल, उदर के बल हम लेट जाएंगे। पेट के बल लेट गए। अब हम पहला आसन करेंगे मकरासन। दोनों पैरों में फासला, दोनों एड़ी अंदर की ओर और उंगलियां पंजे की बाहर की ओर। बायां हाथ ठोड़ी के नीचे, दायां हथेली वाला भाग उसके ऊपर। और अब अपने गाल को हथेलियों के ऊपर रख लेंगे और रिलैक्स करेंगे। यह मकरासन है। पीठ की प्रॉब्लम्स के लिए बहुत अच्छा है। रीढ़ की हड्डी में अगर कोई विकार आ जाए तो उसको विश्राम देने के लिए भी बहुत अच्छा है। जब आसनों को करते हुए थकान लग जाए या कार्य करते करते बहुत थकान लग जाती है, उसके लिए भी बहुत अच्छा आसन है। साथ ही साथ श्वसन तंत्र को मजबूती प्रदान करता है। धीरे धीरे हम वापस आए, दोनों पैरों को मिला लीजिए। अगला अभ्यास करेंगे हम भुजंग आसन का।
दोनों हाथ की हथेली वाला भाग कंधों के बराबर जमीन पर टिका हुआ और कोहनियां शरीर से टिकी हुई, साथ ही साथ भूमि पर रखी हुई। जमीन पर टिका दीजिए कोहनियों को भी। अब श्वास भरते हुए भुजंगासन का पहला अभ्यास करते हैं। श्वास भरते हुए बिना कोहनियों को हिलाए हुए हम नाभि तक का भाग ऊपर उठाएंगे। यह अभ्यास हमारे कमर दर्द के लिए बहुत उपयोगी है और स्पॉन्डिलाइटिस को भी दूर करता है। हाथ की और पेट की मांसपेशियों को, उदर की मांसपेशियों को मजबूती प्रदान करता है। श्वास छोड़ते हुए धीरे धीरे वापस आएंगे। भुजंगासन का दूसरा अभ्यास, श्वास भरते हुए अब हम अपने हथेलियों पर शरीर का भार डालते हुए कोहनियों को थोड़ा थोड़ा ऊपर उठाते हुए ऐसे ऊपर की ओर बढ़ेंगे। श्वास भरते हुए गर्दन ऊपर, नाभि तक का भाग उठा हुआ। श्वास प्रश्वास की गति सामान्य और धीरे धीरे 10 से 30 सेकंड तक रुकने के पश्चात हम धीरे धीरे श्वासों को छोड़ते हुए वापस आएंगे। उच्च रक्तचाप में और हार्ट की प्रॉब्लम में इस अभ्यास को करने से बचना चाहिए। तीसरा अभ्यास करेंगे हम शलभासन। दोनों हाथ जंघाओं के नीचे, दायां हाथ दाएं जंघा के नीचे, बायां हाथ बाईं जंघा के नीचे, थोड़ी जमीन पर। श्वास प्रश्वास की गति सामान्य। जिनकी कमर में दर्द है वो दोनों पैरों को एक साथ नहीं उठाएंगे, एक एक पैर उठाएंगे, क्योंकि यह कमर के लिए, लंबर स्पॉन्डिलाइटिस के लिए बहुत अच्छा अभ्यास है, लेकिन दोनों पैरों को नहीं उठाना है। बाकी सभी स्वस्थ व्यक्ति जो हैं वो अपने कमर को सुदृढ़ता और मजबूती प्रदान करने के लिए दोनों पैरों को एक साथ उठाएंगे। श्वास भरें, बिना घुटना मुड़े दोनों पैरों को एक साथ ऊपर उठाएंगे। थोड़ी देर इस स्थिति में बने रहें और धीरे धीरे श्वास छोड़ते हुए वापस आएंगे। शलभासन यह अंतिम आसन है उदर के बल लेकर किए जाने वाले आसनों की श्रृंखला में। अब हम मकरासन में वापस आ जाएंगे और अब हम पीठ के बल किए जाने वाले आसनों के अभ्यास के लिए तैयार होंगे। पीठ के बल लेट जाएंगे, करवट लेते हुए पीठ के बल लेट जाएंगे। दोनों पैरों को सीधा एक सीध में रखें, दोनों पैर मिले हुए, और दोनों हाथ शरीर से के पास जमीन पर टिके हुए, पूरा शरीर एक सीधी रेखा में, समानांतर रेखा में। अब दोनों पैरों को, दोनों पैर के पंजे के जो टखने हैं, एड़ी वाले भाग हैं, दाएं एड़ी दाएं नितंब के पास, बाईं एड़ी बाईं नितंब के पास जमीन पर टिका दीजिए। अब दोनों पैरों को, यानी कि दाएं पैर को दाएं हाथ से और बाएं पैर को बाएं हाथ से पकड़ लेंगे, पीछे से पकड़ लेंगे। श्वास भरते हुए हम बीच का भाग ऊपर की ओर उठाएंगे, पुननुमा आकृति बनाएंगे। यह लंबर स्पॉन्डिलाइटिस के लिए बहुत अच्छा अभ्यास है। श्वास प्रश्वास की गति सामान्य। हार्ट के पेशेंट को, उच्च रक्तचाप के पेशेंट को इस अभ्यास को बहुत धीमे धीमे करना चाहिए और कुछ देर इसी स्थिति में बने रहें और फिर धीरे धीरे श्वासों को छोड़ते हुए पूर्व स्थिति में वापस आए। सेतु बंद आसन का हमने पहला आसन। अब दूसरा अभ्यास है उत्तान पादासन। उत्तान माने ऊपर उठाना पैरों को। दोनों हाथ शरीर के बराबर जमीन में टिके हुए, दोनों पैरों को श्वास भरते हुए हम 30 डिग्री, जिनको भी कमर दर्द है वो दोनों पैरों से एक साथ इस अभ्यास को नहीं करेंगे, वे एक ही पैर से इस अभ्यास को कर सकते हैं। श्वास भरते हुए 30 डिग्री तक दोनों पैरों को ऊपर उठाएं। 10 से 30 सेकंड तक इसी स्थिति में बने रहें। यह अभ्यास पाचन तंत्र का श्वास छोड़ते हुए धीरे धीरे वापस आएंगे।
यह पाचन तंत्र की कार्यक्षमता को बढ़ाता है और साथ ही जिसकी धरण या नाभि डिग जाती है उसके लिए ये बहुत अच्छा अभ्यास है। तीसरा अभ्यास करेंगे हम अर्ध हलासन का। यहाँ भी हमको ध्यान रखना है, जिनकी कमर में दर्द है वो दोनों पैरों को एक साथ नहीं उठाएंगे, वे एक एक पैर को उठाते हुए इस अभ्यास को कर सकते हैं। तो दोनों पैरों को सभी श्वास भरते हुए धीरे धीरे पहले 30 डिग्री, फिर 60 और फिर 90 डिग्री तक उठाएंगे। यह अर्ध हलासन, यह कमर के मांसपेशियों को मजबूती प्रदान करता है। श्वास प्रश्वास की गति सामान्य और 10 से 30 सेकंड तक रुकने के पश्चात धीरे धीरे हम वापस आएंगे। ये किया हमने अर्ध हलासन का अभ्यास। नेक्स्ट अभ्यास है पवन मुक्तासन। पवन को मुक्त करने वाला अभ्यास। गैस्ट्रिक, एसिडिटी आदि प्रॉब्लम हो जाती है, उदरीय प्रॉब्लम होती है, उसको दूर करने वाला अभ्यास है। यहाँ हमने ध्यान रखना है, जिनके घुटनों में प्रॉब्लम है वो घुटनों को नहीं मोड़ेंगे। अर्थराइटिस की प्रॉब्लम में इस अभ्यास को नहीं करना। और जिनकी कमर में दर्द है वो घुटनों को तो मोड़ लेंगे, लेकिन नाक को घुटनों पर नहीं लगाएंगे। श्वास भरते हुए दोनों घुटनों को मोड़िए। जिनकी कमर में दर्द है वो दोनों घुटनों को मोड़ सकते हैं, लेकिन थोड़ी को घुटनों पर नहीं लगाएंगे। दोनों हाथों की उंगलियों को इंटरलॉक कर देंगे और पैरों के ऊपर रखते हुए दबाव बनाएंगे। श्वासों को छोड़ते हुए नाक को घुटने पर लगाएंगे। लेकिन जिनको स्पॉन्डिलाइटिस की प्रॉब्लम है, कमर दर्द की प्रॉब्लम है, वो इस अभ्यास को ना करें। यह पेट यानी कि पाचन तंत्र का बहुत अच्छी प्रकार से नियमन करता है। श्वासों को छोड़ते हुए धीरे धीरे श्वास भरते हुए गर्दन को नीचे रखें और श्वासों को छोड़ते हुए पैरों को सीधा करें। पवन मुक्तासन। अंतिम आसन है शवासन। दोनों पैरों में फासला, दोनों हाथ शरीर से कुछ दूरी पर, पूरे शरीर को शिथिल छोड़ देंगे। पूरे शरीर को शिथिल छोड़ दीजिए और शरीर को अचेतन अवस्था में ले जाने का प्रयास करें। पूरा शरीर एकदम शिथिल और शिथिल छोड़िए और अपने आती और जाती हुई श्वासों पर मन को एकाग्र कीजिए। अपनी आती और जाती हुई श्वासों को देखिए। पूरा शरीर शिथिल। यह आसन हमारे शरीर को और मन को शांति और विश्राम प्रदान करता है। जब तक थकान दूर न हो इसी स्थिति में बने रहें और धीरे धीरे अब करवट लेते हुए हम बैठ जाएंगे। किसी भी एक ध्यानात्मक आसन में बैठ जाएं। सुखासन, सिद्धासन, पद्मासन, वज्रासन, किसी भी एक ध्यानात्मक आसन में बैठ जाएं। अगर इनमें नहीं बैठा जाता कुर्सी के ऊपर बैठ सकते हैं। बहुत सारे असाध्य रोगी होते हैं जो योग तो करना चाहते हैं लेकिन कुर्सी में भी नहीं बैठ सकते, तो वो लेटकर भी योगाभ्यासों को कर सकते हैं, लेकिन अपने शरीर की सामर्थ्य और स्थिति के अनुसार। दोनों हाथों को ध्यान मुद्रा में रखेंगे। अब हम अगला अभ्यास करेंगे षटकर्म के अंतर्गत आने वाले अभ्यास कपालभाति का। लंबा गहरा श्वास लीजिए और फिर 30 टाइम कपालभाति प्राणायाम कीजिए। प्रयास पूर्वक श्वासों को छोड़ेंगे और श्वासें बिना प्रयास के अंदर की ओर अपने आप आ जाएंगी। तो चलिए प्रारंभ करते हैं 30 टाइम कपालभाति प्राणायाम का अभ्यास। 30 राउंड। ये एक राउंड पूरा हुआ। अब 2 राउंड और इसी प्रकार से करेंगे। 2 राउंड और इसी प्रकार कीजिए।
अब हम 2 राउंड और इसी अभ्यास को करेंगे। 1 राउंड और बच गया, 1 राउंड और लंबा गहरा श्वास लेंगे, 1 राउंड और करेंगे। यह कपालभाति प्राणायाम कपालभाति क्रिया के 3 राउंड कंप्लीट हुए। अब हम प्राणायाम की ओर बढ़ते हैं। पहला प्राणायाम है अनुलोम विलोम प्राणायाम या नाड़ी शोधन प्राणायाम। नाड़ी शोधन प्राणायाम में श्वासों को एक निश्चित अनुपात के साथ अंदर रोकना पड़ता है। हम अभी अनुलोम विलोम प्राणायाम कर रहे हैं। बायां हाथ घुटने पर ध्यान मुद्रा में, दायां हाथ नासिकाग्र मुद्रा में। दोनों उंगलियों को जो हमारी तर्जनी और मध्यमा है उसको अंदर मोड़ लेंगे और अंतिम दोनों उंगलियों को सीधा करके रखें। दायां नासिका छिद्र बंद कर देंगे, बाएं से श्वासों को भरें। बाएं को अनामिका और कनिष्का से बंद कर देंगे, दाएं से श्वासों को छोड़ेंगे, फिर दाएं से भरें, बाएं से छोड़ें। यह 1 राउंड कंप्लीट हुआ। इसी प्रकार अब हम 4 राउंड और करेंगे, 4 राउंड यानी कि 4 बार और करेंगे। अनुलोम विलोम प्राणायाम हमारे शरीर के ऊर्जा के स्रोतों की शुद्धि करता है, पोषक तत्वों को हर सेल तक पहुंचाने का कार्य करता है, मानसिक शांति प्रदान करता है, साथ ही साथ हमारे लंग्स को मजबूती प्रदान करता है। फोर राउंड अनुलोम विलोम प्राणायाम के हमने किए। अगला प्राणायाम है हमारा शीतली प्राणायाम। दूसरा प्राणायाम शीतली प्राणायाम। जीवा को बाहर निकालेंगे, जीभ को कीप नुमा आकार देंगे, श्वासों को मुख से ही अंदर भरेंगे और नाक से छोड़ेंगे। ध्यान रखिए, जिनको बहुत ज्यादा ठंड लगती है, निम्न रक्तचाप है, अर्थराइटिस की प्रॉब्लम है, वे इस अभ्यास को नहीं करेंगे। जिनको उच्च रक्तचाप की प्रॉब्लम्स हैं और साथ ही साथ गुस्सा बहुत ज्यादा आता है, गर्मी बहुत ज्यादा लगती है, उन लोगों के लिए ये अभ्यास अति लाभदायक है। तो जीवा बाहर निकालेंगे, 4 बार इस अभ्यास को करेंगे। चौथा प्राणायाम है भ्रामरी प्राणायाम। भ्रामरी प्राणायाम हमारे मन को एकाग्रता की ओर लेकर जाता है। तो भ्रामरी प्राणायाम के लिए हम आंखों को बंद कर लेंगे, सहजता के साथ तर्जनी को भौं के ऊपर रखेंगे और दोनों उंगलियों को आंखों के ऊपर हल्का सा स्पर्श, आंखें बंद, और अंतिम उंगली को जहां से गाल शुरू होता है नासिका छिद्र के पास वहां पर रख लेंगे। अंगूठे से कान बंद कर लेंगे और भंवरे जैसी आवाज करेंगे। हर जो वाइब्रेशन हो रही है इस अभ्यास को करने में, उसको महसूस करेंगे। 4 बार इस अभ्यास को कीजिए। वो कार्बी में भी उठो। आंखें बंद रखें, हाथों को ध्यान मुद्रा में रख लीजिए। और अब हमारा 7वां ध्यान का
छठा चरण है ध्यान का। गर्दन सीधी, आंखों को बंद रखें, हाथ ध्यान मुद्रा में घुटनों के ऊपर और चेहरे को सीधा कर लीजिए, थोड़ा सा पीछे की ओर कर लें। श्वासों की गति अभी सामान्य है। दोनों भौं के मध्य अपने चित्त को एकाग्र कीजिए। दोनों भौं के मध्य अपने चित्त को एकाग्र कीजिए और अब धीरे धीरे अपनी आती और जाती हुई श्वासों पर मन को एकाग्र कीजिए। पूर्व विचारों को छोड़ते हुए नए देने वाले और पावन विचारों को अपने अंदर स्थान दें। संपूर्ण योगाभ्यासों में सबसे श्रेष्ठ जो अभ्यास है वो है ध्यान का। इससे चित्त एकाग्र होता है, नकारात्मक विचार दूर होते हैं, सकारात्मक विचारों का उद्भव होता है। थोड़ी देर इसी स्थिति में बने रहें। आंखें बंद ही रखेंगे, हाथों को जोड़ेंगे या ध्यान मुद्रा में ही रखें और अब हम करेंगे संकल्प। समापन की ओर बढ़ रहे हैं, अतः अब हम संकल्प की ओर आगे बढ़ते हैं। सभी दोहराएंगे या फिर मन में चिंतन करेंगे। हमें अपने मन को संतुलित रखना है, इसमें ही हमारा आत्म विकास समाया है। मैं अपने कर्तव्य के प्रति, कार्य, समाज और विश्व के प्रति शांति, आनंद और स्वास्थ्य के प्रचार के लिए प्रतिबद्ध हूँ। मैं संकल्प लेती हूँ या लेता हूँ कि सर्वदा अपनी सोच में संतुलन बनाए रखूंगी या रखूंगा। ऐसी मन स्थिति मेरे उच्चतम आत्म विकास की असीम संभावनाएं प्रदान करती हैं। मैं अपने कर्तव्य निर्वाह के प्रति, कुटुंब व कार्य के प्रति तथा समाज व समूचे विश्व में शांति, स्वास्थ्य और सौहार्द के प्रचार के लिए कृत संकल्प हूँ। अब 8वां चरण है शांति पाठ का। ओम सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। शांति शांति। सब निरोग हो, सब स्वस्थ हो, सबका मंगल हो, ऐसी हम सबके लिए कामना है। तो आज का ये हमारा अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस का प्रोटोकॉल का समापन हुआ। हमने समाप्त नहीं करना बल्कि अपने जीवन में आगे बढ़ाना है। और आप सभी को डाइट परिवार की ओर से, साथ ही मेरी ओर से भी आप सभी भाई बहनों को कोटि कोटि प्रणाम, नमन और धन्यवाद। आप सभी भारत योग समिति की तरफ से आदरणीय बहन पुष्पा और डाइट परिवार को अब मैं पोखरियाल सर को आमंत्रित करूंगी। पोखरियाल सर को आमंत्रित करूंगी। सर अब हमारे विद्यालय के जितने भी बच्चे जो जुड़े हुए हैं, उन बच्चों का प्रदर्शन होगा और अब एक प्रदर्शन करेंगे। छपलाल सर आप जो हैं, अब ये सभी बच्चों का जो प्रदर्शन होगा उनको अपने कैमरे में कैद कर लीजिएगा। तो अब पोखरियाल सर आप जो है, निवेदन है आपसे, आप अलग अलग विद्यालय के बच्चों को जो है आमंत्रित करेंगे, ऐसा मेरा आपसे निवेदन है। थपलियाल सर आप ही बुला लीजिए। पोखरियाल सर मुझे लगता है
हेलो। हाँ जी, थपलिया और पोखरियाल सर, अलग अलग जी। विद्यालयों के बच्चे जो आए हुए हैं उनको बच्चों को बुलाते हुए आमंत्रित करते हुए अपने अपने आसन, प्राणायाम या कविता आदि जो भी सुनाना चाहे 10 मिनट इनका 10 से 15 मिनट एक साथ करवा दीजिए, फिर प्राचार्य जी भी है ना। जी सर, जी सर, जी सब एक साथ रहेंगे और अलग अलग थपलिया सर इनको दिखाते रहेंगे कौन कौन बच्चे क्या क्या अभ्यास कर रहे हैं। बच्चों माइक्रोफोन ऑफ रखिएगा, केवल आपको अभ्यास करने हैं बस। इनको कविता सुनानी है या कुछ सुनाना है वो वही माइक्रोफोन अपना ऑन करेंगे। ठीक है प्लीज। मैम मुझे योग पे बोलना है। हेलो। हेलो, हाँ, कौन बोल रहे? बोलो बोलो बोलो। माय नेम इज ओमबित। शाबाश बेटा। और क्या बोलना आपको? कविता बोल, कविता बोल। हे भगवान, कविता। हाँ तो बोल, कविता बोलो। ए भगवान, हम सब बच्चे नादान, पढ़ लिख कर बनने हैं महान, ऐसे तो हमें शाबाश शाबाश। और कोई बच्चे क्या बोलना चाह रहे हैं? सर मैं योग पे बोलना चाहता हूँ। आप बोलो, फटाफट बोलो, समय कम लेना थोड़ा। हेलो सर। जी जी। हेलो। हाँ हेलो, आ रही है, आवाज आ रही है, बोलो आप। हेलो सर। हाँ हेलो। बेटा आ रही आवाज, आप बोलो। फ्रूट खा ले भी। उसी में छिल्ले डाल दी। कोई बात नहीं, ठीक करो। योग करने की परंपरा। सर हम भी कुछ योग के बारे में बोलना चाहते हैं। बोलो बेटा बोलो। सर, योग करने की परंपरा भारत में पौराणिक काल से चली आ रही है। योग शब्द की उत्पत्ति प्राचीन समय में योगियों द्वारा भारत में हुई थी। योग राष्ट्र की उत्पत्ति योग शब्द की उत्पत्ति संस्कृत के शब्द से हुई है, जिसके दो अर्थ हैं, जोड़ना, अनुशासन। योग एक प्रकार की ऊर्जा है।
जिसको अपनाने से आप पूरी उम्र सेहतमंद रहेंगे और बीमारियों से बचे रहते हैं। योग दिवस 21 जून को मनाया जाता है। इस दिन का